गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? अध्याय 4 गति। तो पिछले वाले वीडियो में हमने गति के बारे में पढ़ा था, गति किसे कहते हैं, फिर गति का वर्णन, फिर उसके बाद हमने विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, सदिश राशि अदिश राशि क्या होती है, इनकी कुछ परिभाषाएं पढ़े थे, फिर विस्थापन के बारे में भी पढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक है गति का समीकरण। तो पहले हम देखेंगे कि गति के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो गति क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या होगा, जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गति करती है तो निश्चित समयांतराल, त्वरण, वेग और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण को हम, ये वाला आपका पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। पहला समीकरण क्या होगा, गति का v बराबर u प्लस at, ये गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा वाला यानी द्वितीय समीकरण गति का क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, ये गति का आपका द्वितीय समीकरण है। और तृतीय समीकरण जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर जो v है, v बराबर क्या होगा, वस्तु का अंतिम वेग। ये क्या होगा, v बराबर क्या होगा, वस्तु का अंतिम वेग है। अब यहाँ पर u जो है वो क्या है, वस्तु की प्रारंभिक वेग। क्या होगी, वस्तु की प्रारंभिक वेग। यह हो गया वस्तु का प्रारंभिक वेग। अब हम देखेंगे यहाँ पर t जो दिया है वो क्या है, आपका समय है, और a जो दिया है वो क्या है, आपका त्वरण। अभी बताऊंगी कि त्वरण किसे कहते हैं। ये हो गया v बराबर क्या है, वस्तु का अंतिम वेग, u बराबर क्या हो गया, वस्तु की प्रारंभिक वेग, और t बराबर क्या हो गया, समय, और a क्या होगा, त्वरण। और यहाँ पर s जो बचा है वो क्या है आपका, s बराबर क्या होगा आपका, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर इस पूरे तीनों ही समीकरण में इसका मतलब दर्शा गया। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि गति के समीकरण लिखिए और इसका फिर डिफाइन भी करना रहता है। मतलब v बराबर हम किसे क्या कहते हैं, u बराबर क्या होता है, t क्या है यहाँ पर। तो आप लोग गति के समीकरण लिखने भी आता है, तो आप लोग ध्यान दोगे, ये तीनों समीकरण लिखोगे। और ये तीनों समीकरण में आप देख रहे हो कि v का मतलब होता है वस्तु का अंतिम वेग, u बराबर वस्तु की प्रारंभिक वेग होती है, और t का मतलब यहाँ पर समय होता है, a का मतलब होता है त्वरण, और इस पूरे समीकरण में s का मतलब क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो यह हो गया गति के 3 समीकरण। यहाँ पर त्वरण आया है, तो त्वरण की परिभाषा मैं बता दूं कि त्वरण किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। यह सदिश राशि होती है और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका है, त्वरण का SI मात्रक होता है। यह हो गया गति के समीकरण की बात हो गई। तीनों समीकरण को हमने आप लोग को तीनों समीकरण को मैंने यहाँ पर बताया है। अब हम चलते हैं इनके बीच एक समान त्वरित गति में वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करेंगे, जिसमें इस तीनों ही समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे आगे, जिसमें से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है आपका कि गति के द्वितीय समीकरण को ग्राफी विधि से समझाइए। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, जिसमें अभी हम आगे जो व्यंजक ज्ञात करेंगे उसमें तीनों ही समीकरण को हम निकाल के इस ग्राफ के द्वारा बताएंगे आप लोग को, तो उसको आप लोग देखिए ध्यान से। तो ये हो गया गति के समीकरण, तीनों समीकरण, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे किसके किसके बीच, एक समान त्वरित गति में वेग और समय में संबंध।
क्या है, एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध, यानी किसके किसके बीच, वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करें। तो इस ग्राफ में देखोगे आप, ये क्या है, इस ग्राफ में हम देखेंगे, ये आपका बना हुआ है इस ग्राफ में, तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, u है, और जो t समय पर बढ़कर क्या हो जाती है, v हो जाती है। यानी बिंदु A पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, u है, लेकिन बिंदु B पर जो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, ये BC बराबर मतलब इसके बराबर ये है, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, v माइनस u। ये आपका क्या होगा, समीकरण नंबर पहला होगा। इस ग्राफ में किसके किसके बीच हम संबंध बता रहे हैं, वेग और समय के बीच। तो यहाँ पर एक बार देखिए, वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u है, और t समय में बढ़कर क्या हो जाता है, v हो जाता है। यानी बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, और बिंदु B पर वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, v होगा। तो इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u। अब त्वरण में हम लिखेंगे, त्वरण को किससे प्रेजेंट करेंगे, a। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे क्या हो जाएगा आपका, AC। ठीक है, BC बटे हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC। ये हमारा BC बटे क्या हो जाएगा, AC, ये त्वरण। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, BC बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, OD। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, OD। आप देख रहे हो, पहले BC बराबर क्या था, AC। अब हम इसी को BC बराबर क्या है, हम नीचे जो आधार है उसको OD लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो BC का मान क्या दिया हुआ है, ये A। अब BC का मान हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर V माइनस u दिया है। अब V माइनस u, अब क्या है, हमें OD का मान क्या दिया हुआ है, यानी ये क्या है, OD बराबर कितना है, t यानी समय है। तो इसको हम क्या करेंगे, t से इस यहाँ पर OD का मान क्या रखेंगे, t रखेंगे, यानी वो समय है। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, 80 बराबर v माइनस u। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम 80 बराबर v माइनस u हो गया। अब हम v को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, u प्लस 80। तो ये क्या होगा, आपका गति का समीकरण नंबर पहला होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, समीकरण नंबर पहला। यानी आगे और इसको क्या करेंगे, और व्यंजक बात करेंगे, तो ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया, और ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अगर हम इसको देखेंगे तो ये v बराबर ut प्लस 80 स्क्वायर क्या है, 80 क्या है आपका, गति का प्रथम समीकरण है जो सिद्ध होता है। फिर आगे हम द्वितीय समीकरण निकालेंगे, उसके बाद तृतीय समीकरण निकालेंगे। तो आगे हम चलते हैं, ये तो हमारा गति का प्रथम समीकरण निकला, और समीकरण नंबर कितना है, दूसरा है। अब हम किसके किसके बीच हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ द्वारा ही समझेंगे उसको। तो एक समान त्वरित गति में स्थिति और समय के बीच संबंध बताएंगे। किसके किसके बीच, एक समान त्वरित गति में स्थिति और समय के संबंध। ठीक है, स्थिति, एक समान त्वरित गति में। अगला जो हमारा पॉइंट है, यानी आगे जो समीकरण, द्वितीय समीकरण हम निकालेंगे वो क्या है, अगला जो संबंध है वो एक समान त्वरित गति में स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक समान त्वरित गति समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, विस्थापन के परिणाम के s के बराबर, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ से, यानी ऐसे क्या होगा, आकृति OAB में, किसकी आकृति OAB और D में, OAB और D का क्षेत्रफल। किसका किसका,
ओ ए बी और डी का क्षेत्रफल। इस वाले हिस्से को आप पूरी तरीके से भूल जाएंगे। ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है वो संरचना, आप किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आकृति ओ ए बी और डी की बात हो रही है, उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत यहाँ पर कैसे दिख रहा है, आप देख रहे हो आयत, ये वाला हिस्सा आपका आयत है। तो O A C और D किसकी बात हो रही है, आयत O A C और D का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ये सूत्र लग रहा है, त्रिभुज क्या है, ABC। ये वाला हिस्से को छोड़ देंगे, आप किसको देखना है, आपको ये वाला पूरा हिस्से को देखना है। तो त्रिभुज ABC की बात करें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा क्षेत्रफल का, किसका, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित ऊंचाई, ये लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये आपका सूत्र। तो यहाँ पर हम इस सूत्र में देखेंगे तो यहाँ पर लंबाई क्या होगा, OA। ठीक है, यहाँ पर आयत में हम देखेंगे, इस वाले आयत में OA C और D में, तो OA क्या होगा आपका, लंबाई, तो OA गुणित चौड़ाई क्या होगी आपकी, ये चौड़ाई रहेगी तो चौड़ाई क्या होगी, OD। ठीक है, अब ये 1/2, यहाँ पर देखेंगे आधार क्या है, यहाँ पर त्रिभुज की आधार की बात करें तो आधार क्या है, AC। ठीक है, AC गुणित ऊंचाई क्या होगी आपकी, B और C। ठीक है, ये सूत्र आप लोग इस ग्राफ में देख के लिख सकते हो। यहाँ पर लंबाई क्या दिया हुआ है आयत में, OA, और चौड़ाई क्या दी है, OD। वैसे ही त्रिभुज के आयत का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई है, तो आधार आपका क्या है, AC है, और ऊंचाई क्या है, BC। अब आगे चलते हैं। अब OA का मान क्या दिया हुआ है, OA का मान हम क्या रख सकते हैं, U, और OD का मान क्या रख सकते हैं, ये समय T दिया है तो T। ठीक है, अब 1/2 ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो AC है उसको हम OD भी लिख सकते हैं। ठीक है, AC के बराबर ही क्या है, OD है, तो हम AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, OD गुणित क्या लिख सकते हैं, BC। ये आपका समीकरण नंबर किससे होगा, 8 के कारण, 8 में आया था ना समीकरण, BC बराबर करके। अब ये क्या हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ। ठीक है, अब OD का मान कितना दिए है आपको, OD का मान कितना दिए हैं, T। ठीक है, OD का मान T दिया है, OD का मान हम T रख लेते हैं इस तरीके से T, और BC का मान हम समीकरण 1 में क्या निकाले थे, B माइनस U निकाले थे ना पहले, मैं मिटा दी हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो समीकरण 1 में 1 से हमें क्या रख सकते हैं, BC का मान B माइनस U। अब इसको हम आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, UT प्लस हाफ क्या हो जाएगा, T के जगह आपका क्या होगा, हाफ के जगह क्या होगा आपका, अब V माइनस U को इधर रख लेते हैं और T को लास्ट में कर देते हैं। अब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ और AT और डॉट T। हम इसके जगह हम क्या नाम लिख सकते हैं, AT। आप समीकरण नंबर 2 में देखे होंगे, आपका निकला हुआ था क्या है, V माइनस U बराबर क्या है, AT। ठीक है, किस तरीके से निकाले थे हम, इस तरीके से निकाले थे ना, AT बराबर U माइनस V, ऐसा था हमारा समीकरण, सॉरी V माइनस U था। तो हम AT के जगह हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस U के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AT, इसके जगह हम AT लिख सकते हैं, और ये आपका T। तो ये क्या हो जाएगा आपका,
ये 80 हुआ। कहाँ से आया, समझ में आया आपको? समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ 2at क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा, गति का समीकरण नंबर, ये क्या होगा आपका जो ज्ञात होगा वो गति का द्वितीय समीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी ये गति के समीकरण का द्वितीय समीकरण है, जो क्या होता है सिद्ध होता है। और ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ग्राफ विधि से गति के द्वितीय समीकरण को समझाइए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि द्वितीय समीकरण कैसे सिद्ध होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ v माइनस यू की जगह हमने 80 रखा है, क्योंकि 80 बराबर हमने निकाला था क्या है, 80 बराबर क्या हुआ था, v माइनस यू, हमने पक्षांतर किया था तो क्या हुआ था आपका v बराबर क्या था, u प्लस 80 था। तो हमने यहाँ पर 80 के जगह क्या रखा, v माइनस यू की जगह 80 रखा है, और ये t आ गया, दोनों को हम इंटू करेंगे तो 80 स्क्वायर। तो ये आपका गति का द्वितीय समीकरण है। अब तृतीय समीकरण को हम देखें। अब हम देखेंगे किसकी बात कर रही हूं मैं, OABD एक समलंब चतुर्भुज। किसकी बात कर रही हूँ, समलंब चतुर्भुज OAB और D की बात कर रही हूँ। ठीक है, OAB और D आपका समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के OAB और D की बात कर रहे हैं, उसके क्षेत्रफल का, तो यानी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का नियम लगेगा। तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पर कौन कौन सा है, OA और B और D, ये आपका क्या है, ऐसा इस तरीके से बना हुआ है, वो आपका समलंब चतुर्भुज है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणित चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योगफल गुणित ऊंचाई। 1/2 चतुर्भुज की समांतर भुजाओं, यानी चतुर्भुज की जो सामने की भुजाएं यानी समांतर भुजाओं का योगफल गुणित ऊंचाई, ये आपका नियम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, लगा है। तो ये क्या हो गया, 1/2 चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योगफल गुणित ऊंचाई आपका समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का नियम है। अब 1/2 है, चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कौन कौन सी होगी, तो OA बराबर क्या हो जाएगी, OA प्लस क्या हो जाएगा, B और D, यानी उसके सामने की भुजा, तो क्या हो जाएगा OA प्लस क्या हो जाएगा BD गुणित ऊंचाई यानी OD। ठीक है, इस तरीके से अब मान रखेंगे 1/2 यहाँ पर आ गया। OA का मान कितना है आपका, ये प्रारंभिक U था तो ये लिखे, और BD, ठीक है, BD जो क्या है उसका मान V है, यानी बिंदु B पर क्या हुआ था, उसका अंतिम वेग V था और प्रारंभिक पर U। तो यहाँ पर हमने OA का मान U रखा है और BD का मान क्या रखा है, B और D का मान V गुणित क्या हो जाएगा ऊंचाई, यानी ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा T। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 1/2 ये आपका अभी यहाँ पर हम समीकरण 2 में t का मान रखे हैं। समीकरण 2 में हमने क्या निकाला था, 80 बराबर v माइनस यू, ये आपका समीकरण 2 था, पहले मैंने निकाला था, आपके ध्यान के लिए याद रह करके यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर t का मान हमने किस पर, समीकरण 2 में t का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आया यहाँ पर से इसको उतार लिए, और v हमने v को यहाँ लिख लिया और v को u को यहाँ पर, इंटू क्या हुआ t का मान रखे हैं। तो ये t का मान, अगर मैं इस t को इधर ला दूं और a को पक्षांतर करूंगी तो ये बटे में चले जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर t बराबर कहाँ पर, t का मान हमने ये रखा है v माइनस यू बटे a। अब इन दोनों को क्या, यहाँ पर हमने क्या किया था, समीकरण 2 से t का मान रखे हैं तो ये आया। अब s बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे तो v स्क्वायर, इसका और इसका u इंटू करेंगे तो u स्क्वायर, और बटे क्या आ जाएगा 2a। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे v स्क्वायर, ये इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड ला देंगे तो देखेंगे कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a है, यानी s जो है वो क्या हो चला जाएगा, दाएं तरफ चले जाएगा, और v स्क्वायर ये आपका पक्षांतर किए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब ये क्या होगा, v स्क्वायर को हम इधर लाते हैं और इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, यानी ये आपका गति का तृतीय समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने गति के समीकरण को
तीनों ही समीकरण को पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है, और तीनों ही समीकरण को हमने सिद्ध किया है ग्राफी विधि से। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। इस क्वेश्चन में अधिकतर गति के द्वितीय समीकरण को पूछा जाता है, लेकिन आपको तीनों समीकरण को सिद्ध करने आना चाहिए। इस तरीके से आपका ये जो गति चैप्टर है वो क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। इसकी जो नोट्स मैं पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी, उसको आप लोग फिजिक्स के कॉपी में आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।